नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे मध्य पूर्व की। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका के साथ एक प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बनाई गई है। हालांकि ये पूरा अंतिम समझौता नहीं है, बल्कि एक शुरुआती ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क है, जिसके तहत अगले 60 दिनों तक दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहेगी। और इस समझौते को मुख्य उद्देश्य जो है वो दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव, उनको रोकना और कूटनीतिक बातचीत के जरिए समाधान निकालना है। इस 60 दिन की अवधि में ईरान और अमेरिका कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वो सीधे टकराव की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। अमेरिका की ओर से कुछ प्रतिबंधों में ढील देने की संभावना जताई जा रही है, जबकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ नियंत्रण और पारदर्शिता बढ़ा सकता है। इस समझौते को मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति और स्थिरता की दुनिया में एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में तनाव का असर सिर्फ दोनों देशों पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये 60 दिन की बातचीत सफल रहती है तो एक स्थायी शांति समझौते की ओर ये बात बढ़ सकती है और इससे वैश्विक बाजार की स्थिरता आने की जो है वो उम्मीद है। हालांकि अभी दोनों देशों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं, इसलिए समझौता केवल एक शुरुआती कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में बातचीत के नतीजे तय करेंगे कि ये प्रयास शांति की ओर कितना बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये विकास ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को जो है वो कम करने और संवाद बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आपको बता दें कि कल डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे था, डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन था और उनको अपने जन्मदिन का तोहफा जो है ईरान के साथ समझौता चाहिए था। और यहाँ पर उन्होंने उम्मीद की थी यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये उम्मीद रखी थी कि ईरान के साथ समझौता उनका एक जन्मदिन का तोहफा होगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अभी भी ये जो समझौता हुआ है ये काफ़ी पैमानों पर खरा नहीं उतरा है, क्योंकि एक तरफ ईरान ये कहता हुआ नजर आता है कि जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर मध्यस्थता को लेकर, क्योंकि अमेरिका अभी भी ईरान के यूरेनियम की मांग करेगा, ईरान अभी भी उस यूरेनियम को देने से मना करेगा, फिर दोनों के बीच विवाद होगा, उसके बाद फिर या तो अमेरिका या तो ईरान पर जो है हमला हो जाएगा और उसके बाद मामला जो है और गर्माता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। राज्य के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के उस बयान से और सरकार की नीतियों को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। मामला राष्ट्रगीत वंदे मातरम और उससे जुड़े सरकारी निर्देशों से जुड़ा हुआ है, जिसने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार ने शिक्षा संस्थानों में वंदे मातरम के गायन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस फैसले को लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देना है। वहीं विपक्षी दल जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी इस पर सवाल उठा रहे हैं और इसे राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है और विकास योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू किया जा रहा है, जिससे लोगों को सीधे लाभ मिल रहा है। तो दूसरी ओर विपक्ष का भी आरोप है कि सरकार ऐसे फैसलों के जरिए राजनीतिक माहौल को प्रभावित करना चाहती है। विधानसभा और राजनीतिक मंचों पर इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है और रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचों से जुड़े कई नए कदम उठाने की योजना बना रही है और इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा करना बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये मामला केवल एक गीत या निर्देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े विवाद और विचारधारा की लड़ाई का रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और राजनीतिक बयानबाजी और टकराव जो है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से ये समझे तो पश्चिम बंगाल में एक तरफ भाजपा की तरफ से वंदे मातरम को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और टीएमसी लगातार उस निर्देश को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो अब वो तो चलिए देखने वाली बात होगी कि आगे इस निर्देश को लेकर क्या कुछ होता है।
चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और बात करते हैं दोबारा पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस कदर अब संवेदनशील हो गई है क्योंकि वहां हलचल जो है दिन पर दिन तेज होती रहती है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच आगे बढ़ गई है। शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, जिसके तहत वो आज ईडी के सामने पेश हुए और ये मामला पश्चिम बंगाल के कथित शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप है कि स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की वित्तीय लेन देन और मनी ट्रेल की जांच कर रही है और ईडी का कहना है कि इस केस में जो है कई लेन देन संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी पुष्टि के लिए नेताओं और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में अभिषेक बनर्जी को समन भेजा गया और उन्हें कोलकाता स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा गया। इस जांच को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म है। टीएमसी का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित है, जबकि जांच एजेंसियों का दावा है कि यह पूरी तरह कानून के तहत चल रही आर्थिक जांच है और यह मामला पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा है, जहां सीबीआई और ईडी दोनों ने अलग अलग स्तर पर जांच की है। कई अधिकारियों और नेताओं से पूछताछ भी हो चुकी है और अब अभिषेक बनर्जी की पेशी को इस केस में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस जांच का असर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी पड़ सकता है, खासकर तब जब राज्य में पहले से कई राजनीतिक विवाद चल रहे हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां आगे की पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में जुटी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक जांच नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जिसको उठाया है एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से एक अहम सवाल पूछा है कि जब भी प्रधानमंत्री विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम सीधे तौर पर क्यों नहीं लिया जाता। ओवैसी ने यह सवाल हालिया राजनीतिक बयानों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के संदर्भ में उठाया है और उनका कहना है कि भारत अमेरिका संबंध और वैश्विक कूटनीति पर चर्चा करते समय कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन कुछ नेताओं के नाम और भूमिकाएं स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती। रिपोर्ट्स के अनुसार ओवैसी ने यह भी पूछा है कि जब वैश्विक स्तर पर भारत की विदेश नीति, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी की बात होती है तो क्या इन सभी पहलुओं की पूरी पारदर्शिता के साथ चर्चा हो रही है या कुछ बातें राजनीतिक कारणों से अलग रखी जा रही हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत की विदेश नीति, अमेरिका के साथ रिश्ते और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। विपक्षी नेता लगातार सरकार से जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्ट जवाब और स्थिति की मांग कर रहे हैं और ओवैसी का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना जरूरी है ताकि विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों पर सही चर्चा हो सके। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ये बयान आने वाले समय में संसद और राजनीतिक मंचों पर बहस को और तेज कर सकता है, खासकर जब भारत अमेरिका संबंध और वैश्विक कूटनीति लगातार चर्चा में है। कुल मिलाकर ये मामला विदेश नीति, राजनीतिक पारदर्शिता और सरकार के जवाबदेही की मांग को लेकर एक नई बहस को जन्म देता है। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती को लेकर भी जिस तरीके से यहाँ पर विपक्ष द्वारा अटकलें लगाई जा रही हैं, विपक्ष द्वारा सवाल पूछा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे बीजेपी इसका जवाब किस तरीके से देती है। चलिए इसी के साथ सीधे रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं पटना की। पटना से जुड़े कोचिंग विवाद और एक संदिग्ध मौत ने बिहार में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक माहौल बना दिया है। इस पूरे मामले में रोशन आनंद को अदालत से जमानत मिल गई है, जिसके बाद अब वो अपने छोटे भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सहरसा पहुंचे। ये मामला तब और गंभीर हो गया जब प्रिंस यादव की नेपाल के बीरतनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और रिपोर्टों के अनुसार प्रिंस पर पहले से ही एक एफआईआर दर्ज थी और वो मामले के बाद से फरार चल रहे थे। उनकी अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इस घटना का जो संबंध है वो पटना के
चर्चित कोचिंग विवाद से बताया जा रहा है, जिसमें खान सर के कोचिंग सेंटर में हुए एक विवाद के बाद जांच और कार्रवाई शुरू हुई थी और इसी मामले में रोशन आनंद को भी आरोपी बताया गया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया था। जमानत मिलने के बाद रोशन आनंद के लिए ये भावनात्मक समय है, क्योंकि उनका परिवार पहले ही बड़े दुखों से गुजर रहा है और प्रिंस यादव की मौत को लेकर जांच एजेंसियां भी सक्रिय है और नेपाल पुलिस के साथ समन्वय कर मामले की जांच की जा रही है। और इस बीच खान सर ने भी इस घटना पर दुख जताया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि घटना के पीछे सच्चाई सामने आनी चाहिए और किसी भी तरह की साजिश की जांच जरूरी है। स्थानीय स्तर पर यह हमला अब केवल एक कोचिंग विवाद नहीं रह गया, बल्कि कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। परिवार न्याय और सच्चाई की मांग कर रहा है, जबकि जांच एजेंसियां पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हुई है। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम एक कोचिंग विवाद से शुरू होकर अब गंभीर कानूनी और संवेदनशील मामले में बदल चुका है, जिस पर पूरे बिहार और साथ साथ नेपाल की भी नजर की बनी हुई है। तो चलिए, मेरे साथ बस फिलहाल इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।